हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज का टॉपिक है क्लास 11 से रिलेटेड जो SA1 एग्जामिनेशन हुआ था 2024 इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। आर्ट, साइंस और कॉमर्स सारे सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। MCQ टाइप क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आप लोगों का 11th क्लास के लिए, वो इंग्लिश आपका इलेक्टिव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का इंग्लिश जो है कोर और इलेक्टिव दो सेक्शन में है। जो स्टूडेंट कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने इलेक्टिव सेक्शन को सेलेक्ट किया है, ठीक है, उनसे रिलेटेड आज का ये सेशन होने वाला है। ठीक है, क्लास 11 इलेक्टिव इंग्लिश। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों को इसके जो आंसर्स मिलेंगे उसका आप लोगों को अप्रोप्रिएट जवाब देना है। ठीक है, पैसेज इज रिलेटेड टू योगा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वर्ड, तो योगा इज ए होलिस्टिक प्रैक्टिस दैट ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रंस फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ठीक है, योगा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बोलता है, जो कि आप जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, जो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ठीक है, सारे क्षेत्रों में काम देता है। फिजिकली, योगा हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू वेरियस पोस्चर्स एंड मूवमेंट। योगा में जो अलग अलग पोजीशन आप लोग लेते हैं उससे बच्चे का जो है स्ट्रेंथ बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीला बनता है। ठीक है, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स देयर बैलेंस, पोस्चर एंड ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। ये देखिएगा, उसके ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट, mentally yoga enhance focus, concentration and memory by training the mind to stay present and aware. It also reduces stress and anxiety. ठीक है, और ये जो आपका योगा है ये आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी दूर करता है। बाय टीचिंग चिल्ड्रन रिलैक्सेशन टेक्निक, इस योगा में रिलैक्सेशन टेक्निक भी होता है, योगा का एक तरीका, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह भी होता है। ठीक है, श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है ये सब भी होता है। इमोशनली योगा हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ स्टीम। ये सब का भी आप में माने आत्म जागरूकता, ये सब के गुण भी बच्चों में आते हैं। encouraging them to tune into their thoughts, feelings and emotions. Additionally, yoga fosters empathy, compassion and kindness. ठीक है, साथ ही साथ दया, सहानुभूति की भावना भी आती है बच्चों में। रेगुलर योगा प्रैक्टिस कैन इवन हेल्प चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर इन स्कूल। और रेगुलर आप यदि योगा करते हो तो आपको स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद देयर पीयर्स। ठीक है, आपके जो दोस्त साथी लोग होंगे उन लोगों से अच्छा रिलेशंस रहेगा। एंड डेवलप हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, और स्वास्थ्यकारी आदतें जो है आप में डेवलप होंगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पैसेज, और इससे रिलेटेड आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, व्हाट आर द 3 मेन एरियाज ऑफ बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, ये बच्चे लोग जो योगा करते हैं तो उसमें कौन कौन से बच्चों के क्षेत्रों का विकास होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, या फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो देखिएगा, स्पिरिचुअल वर्ड का कहीं भी पैराग्राफ में जिक्र नहीं किया गया है, सोशल का भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज योगा इम्पैक्ट चिल्ड्रंस फिजिकल फिटनेस। ठीक है, योगा जो है वो बच्चों के फिजिकल फिटनेस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो बोलता है इट रिड्यूसेस देयर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो उसकी स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स देयर बैलेंस, पोस्चर एंड ओवरऑल फिटनेस। ठीक है, हाँ ये वाला हो सकता है। आगे देखते हैं, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन देयर फिजिकल फिटनेस, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता तो है भाई। इट ओनली इम्प्रूव्स देयर फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देता है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, यानी राइट आंसर आप लोगों का हम लोगों को मिल गया है शुरू में ही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट इम्प्रूव्स देयर बैलेंस, पोस्चर एंड ओवरऑल फिटनेस। ठीक है, उसके बैलेंस को बनाता है, पोस्चर कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, रीढ़ का हड्डी सीधा होना चाहिए, मतलब ओवरऑल फिटनेस पर ये ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेंटल बेनिफिट्स डज योगा ऑफर चिल्ड्रन। ठीक है, बोल रहा है मेंटल बेनिफिट्स, तो रिड्यूसेस फोकस एंड कंसंट्रेशन, रिड्यूस मैंने होता है कम करना, तो कम तो नहीं करता है। इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, स्ट्रेस तनाव ये सब बढ़ाता है, नहीं ये भी नहीं बढ़ाता है। एनहेंस फोकस, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, हाँ ये सही है आपका। ओनली इम्प्रूव्स मेमोरी, नहीं खाली मेमोरी पर ही ध्यान नहीं देता, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर हम लोग को मिल गया ऑप्शन नंबर सी, एनहांस फोकस, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4, दैट इज़ हाउ डज़ योगा सपोर्ट चिल्ड्रंस इमोशनल डेवलपमेंट। अब आपको पूछ रहा है इमोशनल डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करता है योगा, ठीक है। तो बाय इनकरेजिंग सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड कंपटीशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी अपने आप की आलोचना करना नहीं है, ऐसा तो नहीं। बाय टीचिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ स्टीम, हाँ ये टर्म हमें देखने को मिला था, ये हो सकता है। बाय रिड्यूसिंग एम्पैथी एंड कंपेशन, रिड्यूसिंग की बात कंपेशन सहानुभूति ये सब नहीं, कमी नहीं करता है। बाय ओनली फोस्टरिंग काइंडनेस, खाली काइंडनेस आता है नहीं, ये भी नहीं आता है। तो राइट आंसर हम लोग को मिल गया बाय टीचिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ स्टीम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग मिलाते जाइएगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और उसे टैली करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कैन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस थ्रू रेगुलर योगा प्रैक्टिस, ठीक है। रेगुलर योगा यदि आप करते हो तो बच्चे लोगों को इससे क्या लंबे समय के लिए फ़ायदा पहुंचाता है। तो पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, जो आपकी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ये सही नहीं है। वीकेंस रिलेशनशिप विद पीयर्स, ठीक है, दोस्तों लोगों के साथ आप लोगों के जो संबंध है उसमें कमज़ोरी लाता है, नहीं। अनहेल्दी हैबिट्स, नहीं, ठीक है। हेल्दी हैबिट्स दैट लास्ट ए लाइफ टाइम, ये लाता है, हेल्दी हैबिट्स लाता है योगा हमें, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखिएगा, आप लोगों को ये पोयम दिया गया है, ठीक है। 6 पढ़ने से पहले व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, तो इससे पहले हमको इस पैसेज को देखना पड़ेगा पोइट्री का। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom my father let my country awake, ठीक है। तो ये जो पोइट्री आप लोगों को दी गई है ये आर एन टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, टैगोर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो लिया गया है आपका, जो स्टेंजा आप देख रहे हो वो लिया गया है आपका गीतांजलि से, गीतांजलि 35, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ये जो अभी हमने पोयम पढ़ी इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, नो। द पावर ऑफ रीजन एंड परफेक्शन, नो। द इम्पैक्ट ऑफ फियर डोमेस्टिक वॉल्स, नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू फिजिकल बैरियर, सोशल एंड कल्चरल डिविजन्स, इमोशनल लिमिटेशंस और इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कौन सा होगा इनमें से। तो इसका होगा राइट आंसर सोशल एंड कल्चरल डिविजन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन कंपेयर्ड टू, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का कंपैरिजन किससे किया गया है, ठीक है। तो ये देखिएगा पोइट्री में जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर कहाँ गया, ये ड्रेरी डेजर्ट सैंड यहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन में है, देखिए ड्रेरी डेजर्ट सैंड, ये हो गया हम लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पोएट्स विजन फॉर हिज कंट्री, ठीक है, लेखक का क्या विजन है अपने देश के प्रति। तो राइट आंसर इज ए लैंड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम, ये आपका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी ए पेयर ऑफ मॉस्टेच्यूज, ठीक है, ए पेयर ऑफ मॉस्टेच्यूज के जो ऑथर हैं वो कौन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुल्क राज आनंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्टोरी, नेक्स्ट पेज में भी होगा। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्टोरी, क्या स्टोरी का टोन है, यानी ए पेयर ऑफ मॉस्टेच्यूज जो स्टोरी है, ठीक है, खान आजम खान वाला, तो उसमें जो है उसका मुख्य टोन क्या है, ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, सीरियस एंड सोम्बर, सैटारिकल एंड आयरोनिक, और चौथा है आपका रिफ्लेक्टिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये वाला। मैंने हंसी मजाक टाइप का है, मूछें ऊंची कर देना, नीची कर देना, मूछों के लिए सब कुछ मतलब बेच देना, गिरवी रख देना, ये सारा चीज़, तो ये सब ह्यूमरस और लाइट हार्टेड है, ठीक है।
शान चला गया, लेकिन फिर बोलते हैं रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, सेम वही चीज़ है, समझ लो, ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज़ द पिकॉक लोकेटेड इन द पोयम। ठीक है, पिकॉक का जो है लोकेशन वो क्या बताया गया है पिकॉक पोइट्री में, तो इसमें बताया गया है, देखिएगा पिकॉक जैसे बताया गया और उसमें और भी जिक्र किए गए हैं, जैसे आपका देखिएगा पिकॉक के बारे में बताया गया है, साथ ही जो हमारी लेखिका हैं वो भी वहीं पर लिख रही हैं, साथ ही देखिएगा कैट का जिक्र किया गया है, साथ ही बीज, ठीक है, मधुमक्खी वगैरह का जिक्र किया गया है। तो ये सारे चीज़ कहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। पिकॉक जैसे, हालांकि पिकॉक पर्टिकुलरली पिकॉक की बात की जाती है तो वो हमें कहाँ दिखा था, पीपल ट्री में, तो यहाँ देखिएगा पीपल ट्री ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इन ए फॉरेस्ट, यदि हम लोग फॉरेस्ट को सही मानते हैं तो फिर आप लोगों का देखिएगा फॉरेस्ट में आपका पिकॉक मान लो होता है, बी भी होता है, लेकिन कैट आपको नहीं मिलेगा, लेखिका जंगल में क्या करने जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हम लोग मानेंगे, ठीक है, जू भी नहीं मानेंगे और फिर डेजर्ट भी नहीं मानेंगे, राइट आंसर इज़ इन ए गार्डन, ठीक है। यानी लेखिका का जो घर वगैरह है सामने में, वहीं कोई गार्डन वगैरह है, वहीं पर पीपल का पेड़ है और उसी में वो पिकॉक को देखती हैं। बिल्ली वगैरह का ध्यान भंग होता है, बीज वगैरह का ध्यान भंग होता है, तो राइट आंसर इज इन ए गार्डन, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। नेक्स्ट 13, व्हाट इज़ द पिकॉक्स टेल कंपेयर्ड टू। तो पिकॉक्स टेल इज कंपेयर्ड टू ए फैन ऑफ फेदर्स बोला गया है, ए मैप ऑफ इट्स ड्रीम्स बोला गया है, ए लैंग्वेज ऑफ ब्यूटी ये भी बोला गया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट 14, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, यानी जो पिकॉक पोइट्री है इसका टोन क्या है, सैड एंड मेलंकोलिक, हैप्पी एंड सेलिब्रेटरी, पीसफुल एंड सीरीन, या फिर वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हैप्पी एंड सेलिब्रेटरी, ठीक है, हैप्पी मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द पिकॉक, राइट आंसर इज सुजाता भट्ट। पोइट्री से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रखिएगा पहले ही आपको बोले हैं कि जितना भी पोइट्रीज वगैरह रहेगा सारे का क्वेश्चन सॉरी जो लेखक के नाम है और जो पोइट्रीज है वो आपको एकदम मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ नोटेबल अबाउट द पिकॉक्स पल्मेज, ठीक है, इट इज़ डल ग्रे, इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लफी, इट इज़ वाइब्रेंट एंड कलरफुल, ये राइट आंसर मेरा, ठीक है। उसके जो टेल है उसका जो अपीयरेंस है पूरा एकदम चमकदार है, कलरफुल है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा फिर हमारे पास आ गया है आपका पोइट्री का, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। काफ़ी अच्छी कविता है आपका किसका, विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता है, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम। तो इस पोइट्री का आपको सेंट्रल थीम पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये जो कविता है ये आपका सोनेट नंबर 116 है। कई बार ऐसा भी पूछ देता है कि ये कौन सा नंबर का सोनेट है, तो 116 नंबर का सोनेट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, द ब्यूटी ऑफ लव, द पावर ऑफ रिलेशनशिप, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज और द एंड्योरेंस ऑफ ट्रू लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लास्ट वाला ऑप्शन, दैट इज़ द एंड्योरेंस ऑफ ट्रू लव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय इम्पेडिमेंट्स, ठीक है। तो स्पीकर मीन बाय इम्पेडिमेंट्स दैट इज ऑब्स्टेकल्स टू लव, ये पहला वाला ही आंसर हम लोगों का सही है, ऑब्स्टेकल्स टू लव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव का इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट डेस्पाइट चेंजेस, ठीक है, माने चेंजेस आता है फिर भी जो है इसमें कोई परिवर्तन होता है, ठीक है। साथ ही देखिएगा इसमें व्हाट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। बच्चे लोग इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो देखिएगा वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट पूछ रहा है इनमें से कौन नहीं, तो बोल रहा है ट्रू लव जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस, यानी बदलाव आते हैं फिर भी ट्रू लव जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सही बात है। इट अल्टर्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, यानी परिस्थितियाँ बदलती है तो ये भी बदल जाता है, ठीक है। क्या ये सही है, नहीं, ट्रू लव नहीं बदलता है। इट बेंड्स टू एकोमोडेट अदर्स, ये दूसरे के सामने झुक जाता है, दूसरे को सुविधा देने के लिए अपने आप को भी कष्ट पहुंचाता है, सही बात है। इट रिमूव्स इटसेल्फ व्हेन इनकन्वीनियंट, ये भी सही है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं हमको इनमें से कौन सा सही नहीं है,
यानी राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट अल्टर्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज। मतलब जब परिस्थितियां बदलेगी तो ये बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसके सेंस में? आपका ट्रू लव के सेंस में। ट्रू लव नहीं बदलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम? तो इसके लेखक कौन है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले ही मैंने बता दिया, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट 21, व्हाट डज द फ्रेज द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रेफर टू? ठीक है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये फ्रेज जो है इसके कहने का क्या मतलब है? ए लीगल यूनियन बिटवीन टू पीपुल, द रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपुल। ठीक है, रोमांटिक की तो बात ही नहीं की गई है। ए डीप एंड अबाइडिंग कनेक्शन बिटवीन टू पीपुल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रेंडशिप, यहाँ तो लव की बात हो रही है तो फ्रेंडशिप का क्या यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो राइट आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर सी, ए डीप एंड अबाइडिंग कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। नेक्स्ट 22, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट हैपन्स टू लव व्हेन इट फेसेस अल्टरेशन? ठीक है, ये जो पोइट्री आपने पढ़ी इसके अनुसार, ठीक है, लव के साथ क्या होता है जब वो अल्टरेशन, कोई भी बाधा मुसीबत वगैरह पाता है? इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इट अल्टर्स एंड चेंजेस, वो बदल जाता है, वो और मजबूत हो जाता है, ये नहीं होगा। इट डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, यानी कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी मुसीबत आए, ट्रू लव जो है वो आपका ट्रू ही रहता है। ठीक है, वो समय के अनुसार या बूढ़ा बूढ़ी हो गया तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड। 23, व्हाट इज़ द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रू लव? ठीक है, स्पीकर का क्या एटीट्यूड है आपका ट्रू लव्स के विषय में? स्केप्टिकल एंड डाउटिंग, रेवरेंट एंड एडमायरिंग, क्रिटिकल एंड डिसअप्रूविंग, इंडिफरेंट एंड डिटैच्ड। देखिएगा ये तीनों जो ऑप्शन है आप लोगों का नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। रेवरेंट एंड एडमायरिंग, एडमायरिंग मैंने होता है प्रशंसा करना, ठीक है, तारीफ करना, अच्छा बतलाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 24, क्या बोलता है? व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज द पोएट यूज इन द फ्रेज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स? तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? ठीक है, मतलब कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिएगा रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो है आप लोगों का मिल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, मी एम साउंड, मैरिज एम साउंड, माइंड्स एम साउंड। ठीक है, तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दैट मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स हो रहा है। ठीक है, एम क्या है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज एलिटरेशन, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोलता है? व्हाट आर द थ्री पैशंस मेंशन्ड बाय बर्ट्रैंड रसल? ठीक है, बर्ट्रैंड रसल से रिलेटेड जो ऐसे है उसमें कौन से थ्री पैशंस के बारे में बात की गई है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आप लोगों का उनका जो ये था वो लव, फिर आपका नॉलेज, ठीक है, और फिर आपका था क्या? दैट इज़ पिटी। पिटी बोलिए या फिर कंपैशन। ठीक है, इसके ऊपर था। तो इससे रिलेटेड मेरा इसमें से कौन सा टैली कर रहा है? ठीक है, सबसे अच्छा, दैट इज़ लव ऑफ ब्यूटी, लव ऑफ ट्रूथ, लव ऑफ जस्टिस, लव ऑफ ब्यूटी, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ जस्टिस, लव ऑफ ट्रूथ, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ ब्यूटी, या लव ऑफ जस्टिस, लव ऑफ विजडम एंड लव ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो देखिएगा ट्रूथ, जस्टिस एंड लव ऑफ ब्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू रसेल व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आर्ट? रसेल के अनुसार जो है सोर्स ऑफ आर्ट क्या चीज़ है? तो दैट इज़ लव ऑफ विजडम, लव ऑफ जस्टिस, लव ऑफ ब्यूटी, या लव ऑफ ट्रूथ। इसका राइट आंसर लव ऑफ ब्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट 27, अकॉर्डिंग टू रसेल व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ साइंस? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रसेल द सोर्स ऑफ साइंस इज लव ऑफ ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट 28, अकॉर्डिंग टू रसेल व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मोरालिटी? तो सोर्स ऑफ मोरालिटी दैट इज़ लव ऑफ विजडम। 29, व्हाट इज़ द कॉमन थ्रेड अमॉन्ग रसेल्स थ्री पैशंस? रसेल के तीनों पैशंस के बीच में कॉमन क्या है? तो दे आर ऑल क्रिएटिव इंडिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट 30, अकॉर्डिंग टू रसेल व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लव ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट? ठीक है, तो इसका लव ऑफ ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ आर्ट, यानी लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी, लव ऑफ ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ आर्ट। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ये जो बर्ट्रैंड रसेल से रिलेटेड क्वेश्चंस है इनमें थोड़ा मैंने काफ़ी डाउट्स हैं, और डाउट्स कहने का मतलब इन द सेंस कि काफ़ी क्लोज आंसर हैं। ठीक है, तो मे भी आप लोगों का देखिएगा जो
जैक की ओर से या आप लोगों का एग्जामिनेशन में आंसर जारी किया जाएगा, यदि किया जाता है तो मे बी उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है, तो डोंट माइंड। नेक्स्ट 31, अकॉर्डिंग टू रसल व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लव ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी। लव ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो लव ऑफ जस्टिस इज ए कंपोनेंट ऑफ मोरालिटी। हाँ, सही बात है। कहने का मतलब ये जस्टिस और ये जो आप लोगों का मोरालिटी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा रिलेशन है, ठीक है। और जैसे यहाँ बोल रहा है इंटरचेंजेबल टर्म्स, कहने का मतलब एक दूसरे के जगह में रख कर बदल सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों का अपनी अपनी जगह वैल्यू है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। लव ऑफ जस्टिस इज द सोर्स ऑफ मोरालिटी, ये भी नहीं, मोरालिटी इज ए कंपोनेंट, ठीक है, वाइडर रेंज है मोरालिटी। तो राइट आंसर हम लोग को मिल गया है पहले ही, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दैट इज आवर राइट आंसर। लव ऑफ जस्टिस इज ए कंपोनेंट ऑफ मोरालिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ रसल्स एसे? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल परसुएट्स, ठीक है। इन रसल के जो एसेस हैं, इनका जितने भी एसेस हैं उसका माने पूरा थीम क्या चीज़ है? तो इंटेलेक्चुअल परसुएट्स के ऊपर नहीं, ये पूरी तरह से नहीं होता है। द पावर ऑफ इमोशन इन ड्राइविंग ह्यूमन बिहेवियर, नहीं, ये भी नहीं। द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ आर्ट साइंस एंड मोरालिटी, ये हम लोग का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिएगा उन्होंने जो बात की है आपका, देखिएगा लव से रिलेटेड बात की है, फिर ट्रूथ से रिलेटेड बात की है, विजडम के बारे में बात की है, फिर आपका जस्टिस के बारे में बात किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आर्ट साइंस और मोरालिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ आर्ट साइंस एंड मोरालिटी। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी? इनमें से कौन सा मॉडल है जो कि पॉसिबिलिटी के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है मे, माइट, कोड, ये भी आता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो हम लोगों का मे है, ठीक है। नेक्स्ट 34, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए हेडलाइन इन एन आर्टिकल? किसी भी आर्टिकल में हेडलाइन की क्या भूमिका है? टू समराइज द मेन पॉइंट्स, ये भी हो सकता है। टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, ये भी हो सकता है। टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये भी हो सकता है। टू कंक्लूड द आर्टिकल, ठीक है, हेडलाइन की बात हो रही है तो कंक्लूड, हाँ मैंने बोल सकते हो कि जो भी आपका आर्टिकल रहेगा वो टाइटल में झलकना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, एकदम नियरेस्ट का सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, ठीक है, मैंने ध्यान आकृष्ट करने के लिए, मतलब शीर्षक ही ऐसा रहेगा कि आपको एकदम वो आकर्षित करे, जैसे द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, युवाओं की भूमिका राष्ट्र के विकास में, युवाओं की भूमिका, ऐसा करके रहेगा। तो एकदम किसी की भी नज़र पड़ेगी तो वो फट से उसे मतलब देखने के लिए इच्छुक होगा कि आखिर क्या बात कही गई है भाई, कैसी युवाओं की भूमिका होनी चाहिए। तो मेन यही है, टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन और समराइज द मेन पॉइंट्स, इसको हम दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को जैक की ओर से क्या आंसर मिलता है। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू स्ट्रक्चर एन आर्टिकल? आर्टिकल का स्ट्रक्चर बोल रहा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, शुरू में इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर कंक्लूजन, ठीक बोल रहा है, ये सही होना चाहिए। बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मतलब पहले ही बॉडी ले आया तो नहीं होगा। कंक्लूजन पहले ले आया, ये भी नहीं होगा। इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन बॉडी को पीछे ले गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी राइट आंसर जो है आप लोगों का पहला वाला ही हमें मिल गया है, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी? देखिएगा फ्यूचर की संभावनाओं के लिए, तो एक ही हमें यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज विल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी? पास्ट एबिलिटी किस मॉडल के द्वारा बतलाई जाती है? तो दैट इज कैन का कोड, ठीक है, एबिलिटी क्षमता तो कोड, ठीक है। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, ऐसा करके पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट 38, देखिएगा आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? ठीक है, सी सेड आई एम गोइंग टू स्टोर, ये जो सी सेड आई एम गोइंग टू स्टोर है, इसका इनडायरेक्ट आप लोगों को ढूंढना है, तो इसका होगा सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू द स्टोर, यही आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा सी सेड दैट सी इज़ हो गया, पास्ट फॉर्म में बदलना है, ये नहीं होगा। सी सेड यहाँ पर दैट ही गायब कर दिया है, सी सेड यहाँ भी दैट गायब कर दिया, ठीक है, यानी ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया? सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू द स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस
इसमें भी वही इनडायरेक्ट पूछ रहा है। शी सेड आई हैव नेवर सीन दिस मूवी, तो शी सेड दैट शी हैड नेवर सीन दैट मूवी, ये सही लग रहा है। आगे का ऑप्शंस देखते हैं। सी सेड दैट सही है, सी हैज़ आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया। और फिर दिस को भी चेंज नहीं किया है, ठीक है, नियरेस्ट वाला दूर में हो जाता है तो इसमें चेंज किया है, तो ये भी नहीं होगा। सी सेड दैट यहाँ गायब कर दिया, सी सेड दैट यहाँ भी गायब कर दिया, ठीक है, यानी हम लोग को तो आंसर मिल ही गया है हम लोगों का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सी सेड दैट शी हैड नेवर सीन दैट मूवी, ये हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट वन दैट इज़ 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शी शेड आई विल बी देयर एट 5 o'clock। सी सेड दैट शी वुड बी देयर एट 5 o'clock, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं। सी सेड दैट शी विल बी, ठीक है, यहाँ देखिए विल बी को रहने दिया है, नहीं ये गलत है। सी सेड दैट गायब कर दिया, यहाँ भी दैट गायब कर दिया, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो वहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाता है, उसकी जगह में दैट आ जाता है, ठीक है। तो इन लास्ट वाले सी डी ऑप्शन में तो दैट का यूज़ ही नहीं किया गया है, तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सी सेड दैट शी वुड बी देयर एट 5 o'clock, ये था आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 40 इम्पॉर्टेंट MCQs के आंसर्स, जो कि आप लोगों को SA1 के तहत पूछा गया था 11 क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो SA1 एग्जामिनेशन लिया गया हाल ही में। और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों का इलेक्टिव इंग्लिश है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ते होंगे वोवन वर्ड्स वगैरह, उसी से रिलेटेड है ये आप लोगों का आज का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो है मतलब अभी तक जो है इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस जारी नहीं किए गए हैं, तो यदि किसी क्वेश्चंस या आंसर्स में यदि मिस्टेक्स आप लोग को मिलेगा तो आप लोग वो सजेस्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में, ताकि उसे उसमें सुधार किया जा सके। और फिर रही बात कितना मार्क्स आया आप लोग का, तो उसके लिए तो आप लोगों को जैक जो आंसर की जारी करेगा उस पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।